वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इतिहास का हम लोग रैपिड रिवीजन करेंगे और लिस्टिंग के माध्यम से तथ्यों को समझेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा डेटा याद किया जा सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर यूपीपीसीएस प्री की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बचे हुए समय में अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मॉक देने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कोर्स आप कई तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टीम के 55 टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और एप्लीकेशन पर आपको सिर्फ 99 रुपये में यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको पिछले 10 वर्षों के पेपर मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, या ये समझिए जितनी चीज़ें आवश्यक हैं प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 99 रुपये में। और तीसरा और सबसे आसान तरीका, ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर आपको फ्री वीकली टेस्ट मिलेगा, एकदम पूरी तरीके से फ्री रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं देना है, सिर्फ टेस्ट दीजिए और अपने लेवल का एनालिसिस कीजिए। ये स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पर चीज़ें लाई है एकदम फ्री में। और फ्री में आपको ना जो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वहाँ पर भी डेली 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो तमाम विकल्प है आपके पास, आप जैसे चीज़ों को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। लेकिन ये 55 टेस्ट वाले सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी स्थिति में सुधार होगा। तो चलिए साथियों, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर हम लोग अगर देखें, ये पीडीएफ जो है इसमें हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री को देखेंगे। जैसे देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, जो विदेशी और भारतीय स्रोत हैं, वर्णन हो गया, आप कंप्लीट देख सकते हैं। जैन, बौद्ध, इसके बाद मौर्यकालीन है ना, मौर्योत्तर काल, फिर मध्यकालीन भारत हो गया, दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, फिर आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन। तो प्रमुख चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें अगर कालक्रम को देखें, क्योंकि कालक्रम काफ़ी आवश्यक होता है, कई बार अरेंज करने के लिए आता है। जैसे सिंधु घाटी के प्रथम नगर की खोज जब हुई थी, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की खोज की बात करें तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इसकी खोज की गई थी। तो ये पहला पॉइंट है। गंगा घाटी के नगर या फिर मगध का जो महान साम्राज्य, इसकी खोज 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो खोज हुई है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में चीज़ें चली हैं। ऋग्वेद की रचना काल जो वैदिक समय है, ये 1500 से 1000 बीसी के का समय, ये ऋग्वैदिक काल है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। फिर गौतम बुद्ध का जन्म है 563 ईसा पूर्व है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ये सब सीधा सीधा आप याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध के से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनकी भाषा कौन सी थी, तो ये पाली भाषा इस समय चल रही थी। महावीर स्वामी के समय प्राकृत भाषा चल रहा था। तो ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो बन जाते हैं। अब महाजनपद तथा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसके विकास की बात करें तो ये लगभग 500 ईसा पूर्व। महाजनपद कुल 16 महाजनपद थे, अच्छा, जिसमें से 8 महाजनपद यूपी में पड़ते थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बना है कि सबसे ज़्यादा महाजनपद किस राज्य में थे, तो यूपी में थे। नंदवंश 345 से 321 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब बीसी है ना। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है नंदवंश के बाद। अब मौर्य वंश चलता है 321 से 184 बीसी तक चलता है। अब मौर्य वंश के समय में ही क्या होता है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण भी होता है। देखिए, यहाँ पर दिया भी है कि जो भारत पर सिकंदर का आक्रमण है, अच्छा माफ कीजिएगा भाई, ये इनके समय में हुआ था, नंदवंश के समय में 327 से 326 बीसी के समय। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का हमला ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना 321 ईसा पूर्व लगभग में, मतलब मौर्य वंश चला है 321 बीसी से 184 बीसी तक। जैन परंपरा के अनुसार जो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था ये 313 बीसी में हुआ था। तो जैन परंपरा ये मानता है चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस का पराजय, मतलब ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये अलेक्जेंडर का सेनापति था, तो ये परास्त हो जाता है 305 बीसी में। और पराजित होने के बाद इनके बीच में संधि होती है। ये अपनी बेटी हेलेना, इनका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं।
संगम साहित्य की रचना 300 BC से 300 ईस्वी के आसपास चलता है संगम। अशोक का शासनकाल 272 या 268 BC से 231 BC के बीच में। कलिंग विजय 261 BC में। देखिए जो कलिंग विजय, इसके बाद अशोक का मतलब एक तरीके से भावनाएं इतनी आहत होती हैं कि ये युद्ध को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी बनता है कि जो अशोक के शिलालेख हैं, वृहद शिलालेख में कुल 14 लेख हैं, इसमें किस लेख में बताया गया है ये कलिंग युद्ध के बारे में, तो 13वें लेख में बताया गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। शुंग वंश, अब इसके बाद शुंग वंश 184 से 75 BC तक। विक्रम संवत का आरंभ 57 BC का मतलब जो बिफोर क्राइस्ट होता है वो बात है। शक संवत 78 ईस्वी, ये शक संवत को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। कनिष्क का शासन 78 से 101 ईस्वी तक है। इसके बाद देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईस्वी में। गुप्त वंश का शासनकाल 275 से 550। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 ईस्वी के आसपास। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647। ह्वेनसांग जो प्रमुख चीनी यात्री होता है, इन्हीं के दरबार में आया था। आगे पुलकेशन द्वितीय का शासन 609 से 642 तक चलता है। पुलकेशन द्वितीय का शासन। चीनी यात्री ह्वेनसांग का भारत आगमन, देखिए ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये पॉइंट यहाँ पर इसका समय बताया गया। सिंध पर पहला अरब आक्रमण 712 में, है ना, जो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया था, सफल हुआ था। अच्छा, 711 यहाँ पर दिया गया। इसका कारण ये है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी कई लोगों ने आक्रमण किया, जैसे उबैदुल्ला, बुदैल, वो सब आक्रमण असफल हुए। तो 712 711 के आसपास का समय मिलता है। नागभट्ट का शासनकाल 730 से 756। वत्सराज 775 से 800। धर्मपाल 770 से 810। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833। देवपाल 810 से 850। कन्नौज का शासक जो राजा भोज होता है, इसका जो राज्याभिषेक होता है 836 ईस्वी के समय। मिहिर भोज 836 से 885। महेंद्रपाल प्रथम का शासन 85 से 910 तक होता है। महिपाल 912 से 44 तक। चोल राज शासक राजा राज, है ना, इसका राज्याभिषेक 985 ईस्वी में हुआ है। सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक 998 ईस्वी में। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव की बात किया जाए। धार्मिक बदलाव कैसे हुए थे, तो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में वैदिक परंपराएं स्टार्ट हुई थी। देखिए शुरू में जैसे जब पाषाण काल चलता था तो कोई सामाजिक सांस्कृतिक पहलू नहीं थे। फिर उसके बाद पाषाण काल के बाद चीज़ें बदलती हैं, है ना। वैदिक काल की शुरुआत होती है, और पहले ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, तो धीरे धीरे चीज़ें धार्मिक रूप से परिवर्तित होती है। लगभग 1000 BC में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का आगमन यानी लौह युग की शुरुआत हो जाती है। 1000 से 500 ईस्वी के आसपास उत्तर वैदिक परंपराएं स्टार्ट होती है। फिर लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व, 6ठी सदी ईसा पूर्व का मतलब 600 BC के आसपास प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब अस्तित्व में आते हैं। तीसरी सदी की बात करें तो आरंभिक स्तूप, जैसे जो वेद है में भी स्तूप की धारणा का उल्लेख किया गया। ठीक, इसके बाद दूसरी शताब्दी में महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन, ये सब परंपराएं धीरे धीरे स्टार्ट होती। और लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व, है ना, ये प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जो कि खुदाई के दौरान कुषाण काल से मंदिर के साक्ष्य देखे जा सकते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक और आर्थिक विकास की बात करेंगे। राजनीति कैसे चला, अर्थ का विकास कैसे हुआ, तो 600 से 500 BC के समय में धान की रोपाई बड़ी मात्रा में, गंगा घाटी का नगरीकरण कर दिया गया, महाजनपद, आहत सिक्के, ये सब निर्मित हुए। देखिए लगभग 400 से 500 BC में मगध के शासकों का सत्ता पर पकड़ बन जाता है। 327 के आसपास मैसेडोनिया के सिकंदर का आक्रमण होता है। ये चंद्रगुप्त का राज्यारोहण, अशोक का शासन, तो ये सब सामान्य सी बात है, अपने पीछे भी इसको देख रखा है। ठीक, कनिष्क का राज्यारोहण, ये सब सामान्य चीज। देखिए अब यहाँ पर आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड, तो ये जो पुरातत्व है इसमें भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे देखिए लगभग 20 लाख वर्ष ये वर्तमान से पहले देखेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल। 80,000 ईसा पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल। 35,000 ईसा पूर्व उच्च पूरा पाषाण काल। 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल है। फिर नौ पाषाण काल कृषक और पशुपालक, है ना। ताम्र पाषाण, तांबे का पहली बार प्रयोग होता है 6000 BC में। 2600 BC में हड़प्पा सभ्यता। 1000 BC में आरंभिक लौह काल, महापाषाण, समाधान, ये सब चीज़ें। और 600 BC से 400 BC आरंभिक ऐतिहासिक काल। तो ये सामान्य सा कालक्रम रहा, जो हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को समझा है। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति, कि अभिलेख शास्त्र में कैसी कैसी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी।
ऐसी वीडियोस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यूपी पीसीएस की अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो फिर आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जहाँ पर फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वीकली मॉक टेस्ट फ्री रहेगा पूरी तरीके से, और मात्र 99 रुपये में कंप्लीट प्रैक्टिस बैच भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।